नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत ही बेसिक सेशन हम बना रहे हैं बेसिकली फॉर उन लोगों के लिए जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या जो अभी आईटी फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं या जो जावा टेक्नोलॉजीज या नोड जेएस या डॉट नेट किसी भी टेक्नोलॉजीज में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी सेल्स प्रोफाइल में है, मे बी रिटेल में है, मे बी बैंकिंग में है, मे बी किसी भी अदर टेक्नोलॉजीज में है। तो यदि वो आईटी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक्स क्या है। जो लोग इंजीनियरिंग किए होते हैं उनको काफी सारा आइडिया होता है, उनको बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में काफी सारी चीजें कवर होती हैं। बट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं और जो इंजीनियरिंग नहीं किए होते हैं उनके साथ में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेके भी। करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग हमको ये समझना है कि एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग क्या है, राइट। प्रोग्रामिंग के लिए एक माइंडसेट चाहिए, राइट। और प्रोग्रामिंग के लिए आपको बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। करेक्ट। तो पहली बात ये है कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। एक तो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास मोबाइल्स हो सकते हैं, राइट। अभी क्लाउड डेवलपमेंट मतलब एक क्लाउड्स हो सकते हैं जो कि जहाँ पे आपका पूरा मशीन बेसिकली किसी और सर्वर पर रिमोट लोकेशन पे, मे बी आप यहाँ पर बैठे हैं बट आपका जो मशीन है वो यूएसए में है, मे बी साउथ अफ्रीका में है, किसी और जगह पे है और आप उसको जस्ट ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। करेक्ट। तो अभी आप यदि यहाँ देखेंगे कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है, अभी ये थोड़ा सा इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके और काफी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो पहले के टाइम में काफी सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, राइट। और एक शेयर्ड सर्वर्स होता था। करेक्ट। जब आईबीएम की हम बात कर रहे हैं 1970s और उस टाइम की, उसके बाद विंडोज ने जब पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर्स लॉन्च किए, करेक्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने, और उसके साथ में उसने विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया, फिर ये लोगों के लिए कंप्यूटर यूज करना बहुत ही सिंपल और इजी हो गया है। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हम बात करेंगे बट पहले हम ये देख लेते हैं कि राइट, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, राइट, बैटरी पावर्ड कंप्यूटर्स, और ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अभी कभी भी हम बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकती हैं। अब जब भी हम कंप्यूटर के लिए बात करेंगे तो कंप्यूटर में आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो स्क्रीन होगा, हर एक कंप्यूटर में एक स्क्रीन होगा। करेक्ट। तो अभी नॉर्मली आप रिमोट डेवलपमेंट पे को भी यूज करोगे, आप किसी क्लाउड को भी यूज करोगे तो आपको आप कंप्यूटर तो चाहिए ही होगा क्योंकि वो बगैर ब्राउजर के यूज नहीं हो सकता है। एटलीस्ट आपको मोबाइल डिवाइसेस चाहिए होंगी। करेक्ट। तो अभी हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज व्हाट यू कैन फिजिकली टच एंड इंक्लूड्स। अभी कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी। उसमें आएगा मॉनिटर, उसमें आएगा कीबोर्ड, माउस, राइट, और सीपीयू और मेनी अदर थिंग्स, राइट, मेमोरी। ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाएंगी। कंप्यूटर सीपीयू के अंदर काफी सारी चीजें होती है। एक्चुअली यह ब्रेन होता है जो आपके कंप्यूटर का होता है, उसमें ही थ्रू ही सारी प्रोसेसिंग होती है। करेक्ट। तो उसमें काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो बेसिकली जहां से आप कंप्यूटर को बेसिकली इनपुट दे सकें कि आपको ये काम करना है, राइट। जैसे ही मैं बोलूंगा प्रिंट तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा, जैसे ही मैं बोलूंगा कि एक फाइल जनरेट करना है तो कंप्यूटर एक फाइल जनरेट करेगा। करेक्ट। या हो सकता है कि मैं यदि बोलूंगा कि कंप्यूटर को कि बेसिकली एक गूगल पर, राइट, एक बेस्ट सॉन्ग सर्च करना है तो आप वहां पर लिखोगे, आप उसको एक इनपुट दोगे कि सर्च गुड सॉन्ग्स। लेट्स से कि आपको एक वेरी फेमस बाहुबली मूवी का एक सॉन्ग सर्च करना है तो आप ब्राउजर ओपन करके वहां पे लिखोगे कि यस सर्च बाहुबली सॉन्ग्स या बाहुबली सॉन्ग्स, या आप पहले यूट्यूब सर्च करोगे फिर उस पे बाहुबली सॉन्ग सर्च करोगे। तो आप उसमें टाइप करने के लिए कुछ तो यूज करोगे। अभी गूगल के ब्राउजर में यदि आपको पता होगा, यदि आप यहाँ पर जाओगे तो ये हमारा एक ब्राउजर है। करेक्ट। इस ब्राउजर में बेसिकली आप यहाँ पर कुछ तो लिखोगे कि राइट सर्च, राइट, या आप यहाँ से बोल भी सकते हो, राइट। यहाँ पर आप ये वॉइस भी दे सकते हो कि बेसिकली हेलो दिस टाइम। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि राइट, तो आपने देखा होगा कि ये हिंदी में लिख रहा है, तो ये वॉइस अखिलेश यादव बोल रहा है। ठीक है।
तो काफी सारी चीजें यहाँ पर फिर से मैं बोलता हूँ, सर्च बाहुबली सॉन्ग्स। अब बाहुबली सॉन्ग्स के लिए आपने तो Here's a ये summary from JioSavan. Bahubali, The Beginning, 11, ममता से भरी, 22, स्वप्न सुनहरे, 33, खोया है, 44, कौन है वो, 55, पंछी बोले, 66, मनोहरी, and 77, जल रही हैं. तो इस तरीके से आपने देखा कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अभी ये फैसिलिटी आपको YouTube में भी है, ये फैसिलिटी आपको, तो पहले ये वॉइस असिस्टेंट होता नहीं था किसी भी ब्राउजर में, ना तो YouTube के एप्लीकेशंस में। अभी आप सेम चीज आपको YouTube, जब आप YouTube ओपन करोगे आपके मोबाइल में, तो वहां पर भी वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। मेजरली प्लेसेस पे आपको वॉइस असिस्टेंट मिल रहा है। यदि आप जियो टीवी यूज करते हैं तो उसके रिमोट कंट्रोल में वॉइस असिस्टेंट होता है। तो ये वॉइस टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी पिछले कई सालों से, 7-8 सालों से, अलेक्सा वॉइस और काफी सारे वॉइस असिस्टेंट, ये सब चीजें चल रही हैं। बट पहले हम जो इनपुट देते थे वो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में देते थे। तो जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गई हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पर वॉइस, अब जब आप दे रहे हो, करेक्ट, तो ये वॉइस बेसिकली आप वॉइस के फॉर्म में इसको इनपुट दे रहे हो, करेक्ट। पहले जब हम सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में इनपुट देते थे, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड यूज करते थे, करेक्ट। तो इस तरीके से एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट। अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गई हैं, करेक्ट, राइट। इट विल कंट्रोल सच एज अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अप्लायंस, राइट। अभी बेसिकली आप उसको एक डिटेल्स दोगे कि क्या करना है, करेक्ट। अभी इसमें कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गया है, माउस से भी आप मूव करके, क्लिक करके वो सारी चीजें कर सकते हो। लेट से कि अब आपको कुछ पुट करना है, या अब आपको इसी पर्टिकुलर, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, यदि इस डॉक्यूमेंट में मैं माउस मूव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं उस जैसे ही यहाँ इंसर्ट क्लिक करूंगा, ये बेसिकली मेरा माउस है, जैसे ही ये माउस से यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा, या मैं एक शेप इंसर्ट करना है, या मुझे कुछ भी करना है, तो ये माउस से मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ और बाकी सारी चीजें प्रोसेस कर सकता हूँ, राइट। ट्रैक बॉल्स, बारकोड रीडर, राइट। तो अभी ये इसमें ए ट्रैक बॉल इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर एंटर मोशन डेटा इनटू अ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी और भी काफी सारे अभी हम बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस आ गए हैं जो ये डेटा कंप्यूटर्स को फीड करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सेंसर्स, राइट, काफी सारा डेटा हम सेंसर्स के थ्रू रीड करके भी कंप्यूटर्स में फीड करते हैं। और भी मल्टीपल वेज के थ्रू हम ये डेटा हम कंप्यूटर्स को फीड करते हैं, मतलब। बट ह्यूमन के लिए, मतलब एक जनरल प्रैक्टिस के लिए यदि आप देखेंगे तो एक वॉइस बेस्ड आप इनपुट टेक्स्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप यदि इसके लिए बात करेंगे तो अ, आप कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं, करेक्ट। तो ये आप बेसिकली माउस के थ्रू हो सकता है, कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, या वॉइस असिस्टेंट आप हो सकता है, करेक्ट। अभी कुछ चीजें और भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे बारकोड रीडर, राइट, स्कैनर, जो अभी आप देख रहे हैं, ये बारकोड टेक्नोलॉजीज जो इलेक्ट कैन रीड दैट आउट। तो अभी आपने जो बारकोड जो है, यदि आपने देखा होगा पेटीएम, जीपे, ये, या आपने देखा होगा कि जो आपका फास्टैग है, ये सारे बारकोड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं कि आप बारकोड स्कैन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, राइट। और उस बारकोड के बेस पे आप उस बंदे को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड बाकी सारी चीजें प्रोसेस करेंगे। डिजिटल कैमरा, ये चीज आपको पता है, गेम पेड, जॉयस्टिक और वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। माइक्रोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये सबको पता है, राइट। साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जो भी आप माइक्रोफोन यूज करके आप कंप्यूटर्स को इनपुट दे सकते हैं। बेसिकली नथिंग बट कि आप जो वॉइस बेस्ड प्रोसेसिंग है, तो एक तो ये वॉइस आपने डायरेक्टली दे दी, इट इज बेसिकली थ्रू, ये जो इनपुट आपने दिया है थ्रू माइक्रोफोन ही दिया हुआ है, राइट। उसमें आपने कंप्यूटर का साउंड यूज करके हमने उसको इनपुट दिया हुआ है। स्कैनर, स्कैनर भी एक ऐसी डिवाइस है जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपका डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आप वहां से सेव करके अंदर प्रोसेस कर पाएंगे, राइट। तो स्कैनर एक डिवाइस होता है। वेबकैम, वेबकैम एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये डेटा ले सकते हैं, इमेजेस और बाकी वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू पर्टिकुलरली ये कंप्यूटर्स। अभी मैंने ये कैमरा ऑफ किया हुआ है, बट यदि आप देखेंगे तो ये, यदि मैं वेबकैम ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर मेरा वेबकैम दिखाई देगा, बेसिकली पिक्चर्स। तो आप यहाँ से भी आप इनपुट ले सकते हैं, करेक्ट। नाउ तो ऐसे काफी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब
इसके ज्यादा थ्योरीज में हम ना जाके, राइट, तो ये एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, राइट। अभी इसमें एक इनपुट यूनिट्स है, अभी ये सीपीयू है, सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, एक मेन मेमोरी, एक आउटपुट है। आउटपुट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी कंप्यूटर के अंदर और भी काफी सारे अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, करेक्ट। यदि आपने, जब भी आप कंप्यूटर लेने जाओगे तो आपने सुना होगा कि राइट, पेंटियम पहले चलता था, राइट, तो एक प्रोसेसर का एक मॉडल है, करेक्ट। अभी i5 i7, आपने ये इस टाइप के मॉडल सुने होंगे, और भी आपने सुने होंगे, तो ये सब हाई एंड प्रोसेसर के अलग अलग मॉडल हैं, करेक्ट। जब भी आप कंप्यूटर परचेस करने जाते हो तो, और उसमें क्या होता है कि आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज और ये इस टाइप का एक मार्क होता है कि बेसिकली उसका प्रोसेसिंग स्पीड और बाकी सारी चीजें कैसी है। तो उसके बेस पे हाई एंड प्रोसेसर है, और जब भी आप यदि किसी और भी हाई इंटेंसिव टास्क, मतलब जो लेट से कि जहाँ पे बहुत हेवी डेटा प्रोसेस होता है, बड़े बड़े रिसर्च इंडस्ट्री में, बड़े बड़े अदर इंडस्ट्री में, लेट से गूगल का यदि सर्वर है तो वहाँ पे बहुत ही हाई एंड सर्वर्स लगते हैं, तो वो बहुत एडवांस सर्वर होते हैं, करेक्ट। तो एक तो प्रोसेसर भी एक पार्ट होता है यहाँ पर, राइट। और ये प्रोसेसर जो है, ये टर्म आया है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक और इंटरनल पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर सीपीयू के अंदर ही, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, राइट। तो पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट। मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स। अभी मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी बेसिकली जो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जो आपका स्टोरेज के लिए यूज होती है, राइट। यदि आप आपके ह्यूमन माइंड को यूज करेंगे तो कंप्यूटर आपके ह्यूमन माइंड के ऊपर ही बना हुआ है, तो ह्यूमन माइंड के ऊपर जब आप देखेंगे तो जो मेमोरी है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके, आपने कभी देखी है कुछ मे बी, या आपने कभी कुछ सुना है, वो आपको याद है, क्योंकि वो आपके मेमोरी में रजिस्टर हो गई है, वो आपके मेमोरी, उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी भी काम करती है। मतलब कुछ चीजें आपने कंप्यूटर के मेमोरी में रजिस्टर कर दी तो वो कंप्यूटर के मेमोरी में रहेगी, करेक्ट। अभी आप दिन, डेली बेसिस पे आप मोबाइल यूज करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपने लिए, रोज आपको कोई लोग मैसेज भेज रहे हैं, कुछ इमेजेस भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, वो सारा डिटेल्स आप आपके मोबाइल के मेमोरी में स्टोर करते हो, करेक्ट। तो वो एक मेमोरी हो गया। तो जहां पर द डेटा गेट प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसिंग गेट स्टोर्ड। अब मेमोरी में दो तीन टाइप का, एक तो स्टोरेज के लिए होता है प्योर, और एक और मेमोरी होती है जो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। प्रोसेसिंग के लिए लेट से कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, और मोबाइल यूज करते टाइम में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उसको कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो उसको, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, सेव करने के लिए भी इंटरनली आपका जो सिस्टम है वो एक मेमोरी यूज करता है, करेक्ट। तो वो भी एक मेमोरी होती है जो प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। एक मेमोरी वो होती है जो आपके डेटा सेव करने के लिए यूज होती है। तो एक प्राइमरी मेमोरी होगी, एक सेकेंडरी मेमोरी होगी, करेक्ट। ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। और दूसरी बात ये है कि मेमोरी का एक रिकॉग्निशन होता है, उसको बेसिकली हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। तो ये चीज बहुत ही कॉमन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप मेमोरी की बात करेंगे, राइट, तो वहां पर मेमोरी का एक एड्रेस होगा, और उस मेमोरी के एड्रेस के थ्रू ही हम काफी सारी चीजें प्रोसेस करते हैं। अभी हम ये भी बात करेंगे कि ये कहाँ पर होता है, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी होगी, राइट। अभी ये सेकेंडरी मेमोरी होगी, राइट। तो सेकेंडरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी जिसके लिए हम बात करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि हाई रैम होना चाहिए, राइट। लोग बोलते हैं 8 GB रैम है क्या, 32 GB रैम है क्या, 64 GB रैम है क्या। वो रैम क्यों चाहिए? वो रैम इसलिए चाहिए कि आप जितना ज्यादा डेटा प्रोसेस करेंगे, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी चीजें प्रोसेस करेंगे जिसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए। मैं स्टोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी आपके पास स्टोरेज के लिए 500 GB का यदि आप कंप्यूटर बाय कर सकते हैं, आप लैपटॉप बाय कर सकते हैं 800 GB, ये 500 GB 800 GB ये सेकेंडरी मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी है, ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके लिए हम रैम की बात कर रहे हैं। ये जो सेकेंडरी मेमोरी, उसको आप हार्ड डिस्क जैसा कंसीडर कर सकते हो, राइट, जिसको आप स्टोरेज के लिए यूज करोगे, रीड ओनली मेमोरी बेसिकली।
तो प्राइमरी मेमोरी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए कि जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, लेट से आप सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो, लेट से कि आप और भी काफी सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हो, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, उसके साथ में डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, उसके साथ में कुछ और भी चीजें आपके सिस्टम पे चल रही हैं, कुछ जो जिस काफी मेमोरी यूज हो रही है, करेक्ट। तो अभी आपको एक्चुअली 64 GB 32 GB का रिक्वायरमेंट शायद नहीं लगेगा, बट जब ऐसे कुछ टास्क आप सर्वर्स पे डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, काफी और चीजें पर आपके सिस्टम की स्पीड और प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, करेक्ट। यदि उसकी अच्छी है, रैम अच्छी है, तो आपको उसका स्पीड अच्छा मिलेगा, तो उसका प्रोसेसिंग अच्छी होगी, राइट, और एक फास्टर अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा वो। तो ये इसके लिए भी हम बात करेंगे। अभी एक कैश मेमोरी की भी है, इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप द सीपीयू। तो एक बफर मेमोरी भी होती है कैश मेमोरी, तो उसको अभी आप एज ऑफ नाउ यू कैन इग्नोर इट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी का रोल क्या है? होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्टर ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मतलब ये वो डेटा स्टोर करते हैं जहां पे कंप्यूटर अभी प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है। लेट से आप कोई इमेज है उसको आप एडिट कर रहे हैं, उस समय उस इमेज को एडिट करने के लिए जो भी इंटरनल मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को इमेज पता नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी में काम करता है, और वो जो डेटा स्टोर करता है, उस डेटा को कहीं ना कहीं वो मेमोरी में स्टोर करता है। एक्चुअली इंटरनली कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर्स हैं उनको इमेज का पता ही नहीं है, वो इमेज बेसिकली इंटरनल बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो इंटरनल प्रोसेस होता है। सो इंटरनल प्रोसेस होता है, और वो इंटरनल प्रोसेस होने के बाद में बेसिकली क्या होगा कि फिर वो जनरेट होगा, राइट। तो इनसाइड द कंप्यूटर यदि आप बात करोगे तो कंप्यूटर को किसी भी हाल में ये नहीं पता होता है कि ये ऑडियो है या वीडियो है, या ये टेक्स्ट फाइल है, या ये किसी टाइप का इमेज है, या जो भी है, राइट। इंटरनली यदि आपने सुना होगा तो बाइट और बिट के बारे में, राइट, 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है, राइट। और जो भी डेटा इंटरनली प्रोसेस करता है कंप्यूटर, वो इसी फॉर्म में प्रोसेस करता है, करेक्ट। तो टू सब कैटेगरीज, रोम एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी करंटली वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और डेटा इज करंटली यूज और केप्ट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये होता है कि वेयर द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटा जो करंटली यूज और मतलब जहां पर जो करंटली रनिंग जो भी डेटा है, जो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, वो सब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मच फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड ऑफ स्टोरेज, बहुत ही फास्ट होता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये चीज हो गई है, ठीक है, इसको अभी हम रख सकते हैं। अभी एक रोम हो गया है, रोम जिसके लिए हम बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं भी आप जानोगे तो चलेगा, और भी काफी सारी चीजें एडवांस टॉपिक्स को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक्चुअली एक सब्जेक्ट होता है उसमें। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक्चुअली इंजीनियरिंग में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक बेसिक लेवल का आर्किटेक्चर होता है, फिर एक एडवांस लेवल का होता है, उसके अलावा डिजिटल के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो काफी डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। बट मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ कि रैम क्या है, रोम क्या है, सीपीयू क्या है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या है, करेक्ट। तो रोम हो गया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर, राइट, यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने रोम आपको बता दिया है कि एक्चुअली रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। इसके अलावा यदि आपको अलग अलग टाइप की जनरेशन, राइट, तो पहले IBM 350 1963 से 1972 तक, राइट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, फिर फोर्थ जनरेशन आए 73 से, फिर फिफ्थ जनरेशन, राइट, उसके बाद में डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर्स आ गए, राइट। तो डिजिटल और एनालॉग आर मोस्ट कॉमनली कंप्यूटर्स आप आ गए हैं, राइट। अभी इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स में मैकबुक और भी काफी सारे अलग अलग टाइप के आ गए हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, करेक्ट। तो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स अभी आ गए हैं, उसका अलग अलग ये जो कंप्यूटर्स हैं ये नथिंग बट
third generation, less amount heat compared to a third generation computer, right? Fast and more accurate than third generation. तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये नथिंग बट इसका डिपेंडेंसी होता है प्रोसेसर के ऊपर, कि वो कंप्यूटर कितना फास्ट है, कितना एडवांस है। अभी प्रोसेसर का भी एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेसर्स बने होते हैं, राइट? 8085, उसके बाद में और भी काफी एडवांस प्रोसेसर्स आए हैं, और ये प्रोसेसर ही इंटरनली ये सारे इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है और अकॉर्डिंगली सारी चीजें प्रोसेस करता है। करेक्ट। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन यदि किसी को दे रहे हो कंप्यूटर को, तो लेट से कंप्यूटर यहाँ से दे रहे हो, आप ऑडियो से दे रहे हो, आप माउस से दे रहे हो, वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर तक जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके फिर जो भी रिजल्ट है वो जनरेट करेगा। करेक्ट। तो लेट से आपने ड्रॉ किया, आपने एक इंस्ट्रक्शन भेजा, वो इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा, वहां से प्रोसेस होगा और फिर प्रोसेसर के थ्रू फर्दर टास्क कंप्लीट होगी। तो ये एक तरीका होता है, मतलब इसे, तो यदि आप देखोगे तो ये जो वर्ड पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का एक एप्लीकेशन है। यदि एक्सेल सीट क्या है, एक्सेल सीट भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेंट भी एक टाइप की एक एप्लीकेशन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस हैं, राइट? अब ये एप्लीकेशंस एज पार्ट ऑफ विंडोज, मतलब जो विंडोज का एक अभी हम बोल सकते हो कि आप यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूँ, तो पहले मैं आपको वापस इस पे लेके चलता हूँ, हिंदी में हम बात करेंगे। तो हिंदी में आप यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ट्राई कर सकते हो, राइट? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? According to Wikipedia, a microprocessor is a computer processor for which the data processing logic and control is included on a single integrated circuit, or a small number of ICs. The microprocessor contains the arithmetic, logic, and control circuitry required to perform the functions of a computer's central processing unit. तो यहाँ पर एक आप देखोगे कि माइक्रो प्रोसेसर, राइट? तो ये आपको मैंने बता दिया है, अभी आप खुद भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अभी जो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति, इसमें लॉ को ट्रांजिट को एकीकृत परिपथ के रूप में तैयार किया गया है, राइट? इसमें कि केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू या सीपीयू की तरह भी काम लिया जाता है। करेक्ट। तो जो इंटरनल जो कोर हार्ट है, राइट, जो आपका, जैसे आप बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन माइंड है, राइट, उसी तरीके से जो कोर जो है सीपीयू के अंदर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर, और यू कैन से प्रोसेसर। अब ये कहाँ से, इसका नियंत्रण इकाई कैसे चालू हुई है, ये काफी सारी चीजें आप, रैम रोम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? काफी सारी कितनी रिलीज आ गई हैं, ये भी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब मैं आपको इसको यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप समझ जाएंगे, राइट? अभी माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको और भी काफी सारी चीजें इकट्ठी करनी है, तो आप थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसका आविष्कार कब हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक, कैसे, क्या चीजें माइक्रो प्रोसेसर करता है। करेक्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो माइक्रो प्रोसेसर ही हैंडल करता है। करेक्ट। अभी यहाँ पर आप इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, राइट? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अभी हमने बात किया है। अभी हम एक और इस पे बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने सुना होगा कि विंडोज, राइट? विंडोज 10 है क्या, विंडोज 12 है क्या, विंडोज 13 है क्या, या विंडोज 16 है? विंडोज का कौन सा वर्जन है, कौन सा आप जब कंप्यूटर परचेस करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, राइट? फिर किसी ने बोला कि नहीं आईफोन है, राइट? तो आईओएस, राइट? तो आईफोन एक आईओएस बेस ओएस यूज करता है। बेसिकली जितने भी एप्पल डिवाइसेस हैं वो मैक यूज करते हैं, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हिंदी में? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, प्रचालन तंत्र सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। ये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। तो अभी ये चीज मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं, आप हिंदी में पूछ सकते हैं गूगल से और हिंदी में ही आपको आंसर मिलेगा कि ये क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर का समूह है जो आंकड़ों और निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य करता है। मतलब यदि आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये एक पर्टिकुलरली एक ये देख सकते हो आप इमेज, जिसमें एप्लीकेशंस है, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड्स, मॉनिटर, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बेसिकली हम आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपने यदि देखा होगा कि डॉस प्रॉम्प्ट, राइट, आपने सुना होगा डॉस प्रॉम्प्ट क्या है। तो इस तरीके से पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी इस मेरे सिस्टम में विंडोज है, तो अभी आपने देखा होगा 90% लोग अपने पर्सनल लैपटॉप में विंडोज यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज कंपैरेटिवली एक सिंपल एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एक एक छोटे छोटे पार्ट और छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं। इस तरीके से जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करोगे तो आपको, यदि आप विंडोज आपके मशीन में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर पाओगे आपके पर्सनल यूज के लिए। क्योंकि आप जब भी आपके हार्डवेयर के साथ इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज के साथ ही हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। करेक्ट। मतलब अभी आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही आपको बोलना है कि यदि 2+2 का, यहाँ पर यदि मैं बोलता हूँ कि 2+, यदि ये जो ब्राउजर चल रहा है, करेक्ट, ये ब्राउजर कौन सा है? गूगल का क्रोम है। ये गूगल का क्रोम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये इंस्टॉलेशन, इसको रन कर कैसे किया जा रहा है? तो बेसिकली पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इसको इंस्टॉल किया है और उसके बाद रन किया है। करेक्ट। अब यदि इस मेरे सिस्टम में यदि आप देखोगे तो एक तो अभी मैंने ब्राउजर ओपन किया था, इसके बाद मैंने एक वर्ड ओपन किया है, अभी मेरे पास में एक इक्लिप्स चल रहा है यहाँ पर, इसके बाद में और भी अलग अलग एप्लीकेशन चल रही हैं। तो इसमें कई सारी एप्लीकेशन चल रही है, ये सब कौन मैनेज कर रहा है कि कौन कितनी मेमोरी यूज करेगा, किसको क्या टास्क देना है, कब कौन क्या परफॉर्म करेगा और कैसे इनका इंटरनल कोऑर्डिनेशन हो, ये सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब आप ऐसा समझो कि एक टीम का, एक बोल सकते हो कि जो मैनेजर है, राइट, यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें आपकी कंपनी में एक मैनेजर है जो सारी चीजों को हर एक एम्प्लॉइज के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करता है, वो आपको बताता है कि इसने ये बोला है, उसको ये करना है, इसको ये टास्क दी गई है, इसको ये चीजें ऐसी यूज करना है, ये यहाँ पे बैठेगा, यहाँ जाएगा, ये करेगा। तो एक मैनेजर के जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। करेक्ट। एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्या है? मतलब एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बेसिकली ओएस हो गया है। ओएस का मतलब ही फुल फॉर्म ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अंग्रेजी में हम बात कर रहे हैं, हिंदी में भी आप उस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, प्रचालन तंत्र। बट अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे आप उसको सर्च करोगे और काफी अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी में ज्यादा डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप इसे, आप इंग्लिश में भी इसको सर्च कर सकते हो। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप कोऑर्डिनेट करेंगे। और अभी यदि आपके सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कैसे वर्ड ओपन करोगे, कैसे आप ये रन करोगे? अभी मैं जूम के ऊपर ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जूम यदि मुझे रन करना है तो एक और एप्लीकेशन, तो 6-7 एप्लीकेशन चल रही हैं। तो ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ 6-7 चीजें चल रही हैं और 6-7 अलग अलग एप्लीकेशन रन हो रही हैं पैरेलली, राइट, मतलब साथ में। तो ये कोऑर्डिनेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो पहले मल्टीटास्किंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको इतना ऑप्टिमाइज करके फास्ट प्रोसेसिंग के लिए मल्टीटास्किंग सिस्टम का यू कैन से आविष्कार हुआ है, या आप बोल सकते हो कि आइडिया है या इनोवेशन हुए हैं।
तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ले सकते हो, करेक्ट। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और भी काफी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेपरेट सब्जेक्ट है, डिटेल्ड सब्जेक्ट है, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। वो आप धीरे धीरे करके आप सीख के उसको समझ के आप पढ़ सकते हो, करेक्ट। अभी इसके साथ में मैंने आपको रैम और रोम के बारे में बता दिया था। अब थोड़ा सा और यदि आप पूछ सकते हो माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है हिंदी में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर के केंद्रीय प्रक्रमण इकाई की तरह भी काम लिया जाता है। तो ये एक तरीके से आपको एक आइडिया आ गया है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, राइट। और जैसे माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो कोर, जो काम करना है जिसको, वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। बट माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन देगा वो कौन देगा, वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देगा कि ये चीजें करनी है और ऐसे करनी है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, राइट। तो इस तरीके से आपने काफी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो एक आपको एक ये आइडिया आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक आपको ये आइडिया आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है रैम का क्या मतलब होता है, ज्यादा रैम क्यों चाहिए होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रोम का क्या मतलब होता है, ये कैसे चीजें एक साथ कनेक्टेड होती हैं। तो हम फिर से एक बार यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है, मैंने इसलिए आपको हिंदी में समझाने के लिए वहां पर यूज किया हुआ है, करेक्ट। अभी काफी सारे बग्स और वायरस का भी आपने सुना होगा, करेक्ट। तो बग्स एंड वायरस भी होते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आपके इसमें थोड़े अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस आया था। अब एक वायरस से कई सारे वायरस डेवलप हुए, कई सारे वो इंटरनली बढ़ते गए और उसके बाद में उसने आपकी बॉडी को डैमेज किया। उसी तरीके से ये जो वायरस हैं, ये वायरस आपके सिस्टम में भी आते हैं। तो वो आपकी फाइल को करप्ट कर देंगे, आपके अलग अलग प्रोसेस को करप्ट करेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से वायरस होते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर बग्स इज एन एरर और फेलुअर ऑफ अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। बग्स ऐसे होते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, राइट, किसी भी तरीके का। अब मैं बोल रहा हूँ कि A+B का एडिशन का आपने प्रोग्राम लिखा, बट वो प्रोग्राम के बीच में आपने कुछ प्रॉब्लम लिख दिया है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो वो आपका इनकरेक्ट सिंटेक्स हो सकता है, राइट, किसी गलत तरीके से यूज कर रहे हो या आपने कुछ और चीजें कर दी है, तो ये आपने खुद से क्रिएट किया है। वायरसेस आपने नहीं क्रिएट किया है, ये समहाउ आपके सिस्टम में आ गया है, राइट। मतलब किसी और ने क्रिएट किए। वायरसेस एक टाइप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, राइट। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जो बेसिकली कुछ लोग इंटेंशनली इस टाइप के प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो वायरस की तरह बिहेव करते हैं और ये आपके कंप्यूटर के सिस्टम को डैमेज करते हैं। काफी सारे लोग एक साइबर वार में भी आपने सुना है कि नहीं, काफी सारी कंट्रीज के बीच में, लोगों के बीच में चलता है। तो लोग अननेसेसरली इस तरीके के अटैक्स करते रहते हैं यूजिंग दैट वायरस। तो वायरस के बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, करेक्ट। अभी वायरस कैसे हो सकता है, जब भी आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, राइट, कुछ म्यूजिक फाइल्स, और उसकी वजह से इंटरनेट से है वो वायरस, या हो सकता है कि किसी पेन ड्राइव में आपके पास में वायरस है, वहां से वो वायरस आ सकता है। तो किसी भी तरीके से ये वायरस हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी कुछ चीजें आप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई लिंक आप ओपन कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं, वो मुझे डाउनलोड करनी है कि नहीं। यदि वो ऑथेंटिक है तो ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हर एक सिस्टम में वो कभी कभी आपको एक पॉपअप आ जाता है, ये डाउनलोड, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये वायरस में यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है। तो वो स्कैन करता है। तो काफी सारे एंटीवायरस आजकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट। तो या फिर लोग इंस्टॉल करके देते हैं। तो वो एंटीवायरस क्या है, स्कैन करता है कि इसमें वायरस तो नहीं है। यदि वो वायरस है तो वो आपको एक वार्निंग देगा कि इसमें वायरस होने के चांसेस हैं और ये करप्टेड है, इसको डाउनलोड मत कीजिए। तो फिर वहां पे आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको काफी सारे एंटीवायरस, नॉर्टन का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है जिसके काफी सारे एंटीवायरस आते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आइडिया और ये सारी चीजें अभी हो चुकी है। अभी तक जो हमने बात की है ये स्पेशली
बेसिक्स के बारे में बात की। अभी मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होता है, काफी सारे और भी वायरस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, राइट, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो वायरस के अलावा भी होती हैं। तो वो डिटेल में हम और भी ज्यादा, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हम उसको डिटेल में बात कर सकते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, करेक्ट। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए पहले हम लोग फिर से एक बार हिंदी में चलते हैं, वहां पर जो हमारा ये, मैं आपको यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं हिंदी में एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, क्रमादेश या कंप्यूटर प्रोग्राम किसी विशेष कार्य को संगणक द्वारा कराने अथवा करने के लिए संगणक को समझ आने वाली भाषा में दिए गए निर्देशों का समूह होता है। संगणक को कोई भी काम करने के लिए प्रोग्राम या क्रमादेश की आवश्यकता होती है। क्रमादेशों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। अब जो भी ये यहाँ पर आप ज्यादा टिपिकल हिंदी हो गई है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो, या एक आप बोल सकते हो कि एक इंस्ट्रक्शन मुझे देना है कंप्यूटर्स को कि इस तरीके से काम करना है, करेक्ट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये किसी लैंग्वेज में होंगे। अब मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अभी उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या होते हैं हिंदी में बेसिकली, तो उस तरीके से एक लैंग्वेज मैंने हिंदी यूज की। यदि सेम थिंग आई विल से गिव मी दैट मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू एन इंग्लिश, तो एक इंग्लिश हो गया। यदि सेम चीज मैं तेलुगु तमिल और अदर चीजों में बात करूंगा तो ये एक तेलुगु तमिल में बात होगी, तो ये अलग लैंग्वेज हो गई। उसी तरीके से कंप्यूटर के प्रोग्राम भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होते हैं। अब लैंग्वेज, जावा का नाम आपने सुना होगा, डॉट नेट का नाम आपने सुना होगा, नोड जेएस का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई हैं आपकी जो भी लैंग्वेजेस हैं, राइट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पकड़ लो आप, रिएक्ट ऐप, एंगुलर ऐप, ये सब जो भी है इसमें आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये लैंग्वेज है, करेक्ट। तो इस बेसिकली लैंग्वेज में हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। अब कंप्यूटर तो एक ऐसा आप मान के चलो कि एक हार्डवेयर है, उसके पास दिमाग भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना है। आप उसको जो बोलोगे वो करेगा। बट जब आप प्रोग्राम बनाओगे, राइट, तो अब आपने एंगुलर में प्रोग्राम बना दिया। अब यदि आप मुझे तेलुगु में कुछ बोलोगे तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, मैं समझ भी नहीं पाऊंगा कि ये तेलुगु के इस वर्ड का मतलब क्या है। या मुझे फ्रेंच में कुछ बोलोगे तो भी मुझे नहीं पता चलेगा। तो मुझे कोई एक ऐसा कन्वर्टर चाहिए होगा जिससे मैं समझ पाऊं कि ये जो फ्रेंच में आपने बोला है तो मैं उसको हिंदी में समझ पाऊं या मैं उसको इंग्लिश में समझ पाऊं। तो वो कन्वर्टर जो है वो बेसिकली हमारे पास, यदि हम उसको बात करें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, जो एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट जो कंपाइलर का काम ही ये होता है कि आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा कि 2 नंबर का एडिशन करना है, तो उस एडिशन के लिए लिखा मैंने a+b=10, और जो भी मैं लिख रहा हूँ, बट उस पर्टिकुलर, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि a+b और जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो मुझे कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, या उसको कैसे मुझे इंटरप्रेट करना है, कैसे मैं समझूं कि एक्चुअली क्या है ये। तो उसके लिए हमें उसको कंपाइलर देना पड़ता है। तो कंप्यूटर के पास एक कंपाइलर होगा, और वो कंपाइलर जब आप सेटअप करेंगे तो आपको सारे इंस्टॉलेशन वो सब करके आपको कंपाइलर देना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पर इसको पूछ सकते कंपाइलर क्या है। According to Wikipedia, in computing, a compiler is a computer program that translates computer code written in one programming language into another language. तो अभी यदि आपने देखा कि यहाँ पर मैं आपको अभी हिंदी में भी आप जान सकते हो कि इस हाई लेवल लैंग्वेज टू बेसिकली इनटू लो लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा यानी मशीन भाषा में, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, एक ट्रांसलेटर, यदि आपने देखा होगा काफी सारी जगह पे ट्रांसलेटर जॉब करते हैं। मतलब आपने देखा होगा काफी सारे मतलब जहां पर हम इंटर कंट्री बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं जहां पे लोगों को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, वहां पे वो लोग पर्टिकुलरली या
ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, तो वो कन्वर्ट करके बताता है। करेक्ट। या आपने देखा होगा कभी कभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर किसी ऐसी जगह पर जाके स्पीच दे रहे हैं जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, तो वहां पर एक ऐसा कन्वर्टर होता है, वो कन्वर्ट करके उनको उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, यदि तमिल में, तेलुगु में, और किसी भी आसामी में, या जो भी है। तो उस तरीके से वो एक कन्वर्टर होता है। तो ये कंपाइलर भी एक उस तरीके का एक कन्वर्टर प्रोग्राम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना है तो उसमें एक कंपाइलर होना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाइलर है, उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब इंस्टॉलेशन हर एक लैंग्वेज के इंस्टॉलेशन, उसके सेटअप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि वो कंपाइलर होना आपको प्रोग्रामिंग के पहले चाहिए होता है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि कंपाइलर क्या है। अभी हमने बात कर ली कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय कंप्यूटर। तो एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम है। अब जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो ये सर्च करके बताएगा कि नियर बाय में मैकडोनल्ड्स कहाँ पर है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए, तो एक प्रोग्राम मुझे लिखना है। करें। तो पहले अब ये जो पर्टिकुलरली ये दो, मुझे एक 2 नंबर का एडिशन का यदि प्रोग्राम मुझे लिखना है, तो मैं एक यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो से पहले हम एक तो अपने लेवल में खुद के रीडेबल मैनर में ये एक इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनपुट लेंगे, इनपुट 2 नंबर्स। ठीक है। तो हमने पहले 2 नंबर इनपुट ले लिए। अब क्योंकि 2 नंबर का एडिशन करना है हमें, करेक्ट। अब एडिशन के लिए फिर हम क्या करेंगे कि एक रिजल्ट भी, अब इसमें काफी सारी चीजें हो सकती है, राइट। अब ये जो 2 नंबर आपने लिए हैं, इनका हमें क्या करना है, एडिशन करने का। फिर हम बोलेंगे एड फर्स्ट नंबर इन सेकंड नंबर। ठीक है। हमने पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर को ऐड कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होगा, हम बोलेंगे स्टोर रिजल्ट इन, स्टोर द रिजल्ट। फिर हम क्या बोलेंगे, फोर्थ, कि प्रिंट कर देना, प्रिंट रिजल्ट एंड गिव इट टू अस, मुझे वापस दे देना। ये एक 4 लाइन का एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने लिख लिया है। ठीक है। अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया है। अब इस प्रोग्राम को पहले हम बहुत हाई लेवल पे लिख रहे हैं, इसके बाद में हम इसको और डिटेल में जाएंगे। तो जो 2 नंबर आपने पहले लिए, फिर 2 नंबर के बाद में फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को ऐड किया, फिर हमने बोला कि स्टोर करना है, स्टोर द रिजल्ट, फिर हमने प्रिंट किया, और उसके बाद बोला कि जो रिजल्ट जो भी बना है वो रिजल्ट हमको वापस कर देना है। तो जो भी रिजल्ट वापस आ रहा है अभी यहाँ पर, ये रिजल्ट आने के बाद में ये हमें मिल चुका है। अब ये इस रिजल्ट को हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से आप बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन। तो 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इनपुट, करेक्ट, 2 नंबर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से पहले आपको लॉजिक बनाते आना चाहिए। किसी भी कंप्यूटर को लिखने के पहले आपको ये लॉजिक पहले पेन एंड पेपर पे लिखना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई सिंपल वर्ड है, फर्स्ट नंबर इन सेकंड नंबर, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हम बोलेंगे थर्ड, कि स्टोर रिजल्ट। ठीक है। फिर चौथा, हम सेम बाकी सारी प्रोसेसिंग सेम ही रहेगी अभी फिलहाल, प्रिंट रिजल्ट एंड गिव टू अस, कि हमको वापस दे देगा। ठीक है। अब यदि लेट से कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ऑटोमेटिकली मेरे लिए ट्रेन की टिकट बुक करेगा, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब हम कैसे ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो ट्रेन की टिकट बुक करेगा। रिलेट से आपने आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करना है और आपको एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनाना है। तो अब ये क्या करेगा, अभी आईआरसीटीसी को आप डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, राइट। तो सबसे पहले वो
IRCTC ओपन, IRCTC, राइट। उसके बाद में फिल लॉग इन डिटेल्स, क्योंकि आप लॉग इन आपको करोगे तभी आप टिकट बुक कर पाओगे। उसके बाद में सर्च ट्रेन, राइट, फ्रॉम मुंबई, लेट से आपको मुंबई से टू दिल्ली, राइट। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे चेक अवेलेबल टिकट इन राजधानी एक्सप्रेस। फिर हम बोलेंगे चेक टिकट इन थर्ड AC, करेक्ट। देन इफ अवेलेबल, तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन भी ले रहे हैं, इफ अवेलेबल देन फिल डिटेल्स। अब डिटेल्स किसका है, दो लोग हैं यहाँ पर, लेट्स से कि यहाँ पे एक राजेश है, तो राजेश की सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके जो भी हमको उसमें डालना है, उसकी एज आ जाएगी लेट से 32, और लेट से उसका बाकी सब डिटेल्स समझ लो। राजेश के साथ में उसकी वाइफ है, लेट से राखी, इसकी एज लेट से 24। उसके हो सकता है उनके कोई और फ्रेंड्स पेरेंट्स हो गए, तो लेट से उनके पेरेंट्स हैं, मदर का नाम है लेट से नंदिता, तो उनका कुछ एज आ जाएगा यहाँ पर लेट से 59, समथिंग लाइक दैट। तो तीन लोगों का ट्रैवल का डिटेल्स हमने यहाँ फिलअप कर दिया है। अब ये जो जो तीन लोग हैं, ये अभी यहाँ से इनका डिटेल फिल करने के बाद में हम उसको बोलेंगे कि बुक टिकट, ठीक है। अब जैसे ही ये बुक टिकट करेगा यहाँ पर प्रोग्राम, राइट, तो बुक टिकट करने के बाद में आपको पेमेंट भी करना है, राइट। तो पे फ्रॉम माय वॉलेट, तो यदि वहां पर ऑलरेडी ऐसा कुछ सेटिंग करके रखा हुआ है, ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसको, जो आपके पेटीएम या जीपे के साथ इंटीग्रेटेड है, वो ऑटोमेटिकली वहां से पैसा उठा के पे कर देगा। बट यदि आपने उसको एक्सेस दिया है, क्योंकि उसमें पिन भी लगता है, बट यदि आपने पिन सेव किया है तो, राइट, तो वैसा कुछ यदि आपने कुछ सेटिंग किया है, नॉर्मली बैंकिंग में ये सारी चीजें होती नहीं है। लेट से कि यदि आपने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट किए हुए हैं बैंक किसी कार्ड आर्ड में, जिससे ऑटोमेटिक पेमेंट हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, या कुछ और तरीका, मतलब नॉर्मली बैंकिंग ट्रांजेक्शन पेमेंट्स में इस टाइप की सेटिंग होती नहीं है, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जी हाँ, तक आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद आपको थोड़ी चीजें मैनुअल करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो ये इस तरीके से आपने जब यहाँ पर लिखा, तो इसमें आपने कितनी चीजें इनपुट दी। पहली बात तो मुंबई और दिल्ली सिटी आपने इनपुट दी, फिर आपने बताया कि आपको राजधानी एक्सप्रेस में करना है, दिस इज द थर्ड ट्रेन नंबर। फिर आपने ये राजेश इनकी तीनों की डिटेल्स एंट्री करी। फिर आप जैसे भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस प्रोग्राम में कितनी चीजें आपको इनपुट करनी है, और ये जो लॉजिक है किस तरीके से जनरेट होगा। और जब ये सब चीज हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टिकट बुक्ड, राइट। देखा होगा यहाँ पे हमने एक इफ लिखा था, इफ मतलब इन की एल्स, तो एल्स यदि हम बोल रहे हैं यदि टिकट अवेलेबल ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि टिकट नॉट अवेलेबल, थैंक यू। तो ये आपने एक प्रोग्राम लिख दिया है। तो ये इंस्ट्रक्शन अब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल सकते हो। अभी यहाँ पर उतना हिंदी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में आप उतने हिंदी में टाइपिंग और हिंदी में प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, राइट। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर जब भी आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे, तो यही प्रोग्राम आप रिएक्ट ऐप में लिख सकते हो, एंगुलर ऐप में, डॉट नेट में, पाइथन में, जावा में, कहीं पर भी लिख सकते हो, करेक्ट। मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के सिंपल बताए,
इस तरीके से। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे कि एक कैसे हम ये जो प्रोग्राम्स है जो आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए बात की है, इनपुट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स का इनपुट लेना है, फिर हम बोलेंगे टेक टू वेरिएबल, राइट, ए एंड बी, बी, ठीक है। देन ये जो दो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अब ये जो दो नंबर का आप इनपुट ले रहे हो, वो दो नंबर का इनपुट आपको ये दो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर फर्स्ट इनपुट इन ए एंड सेकंड इनपुट इन बी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, राइट, टेक वन मोर वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होगा, रिजल्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे मल्टीप्लाई ए विथ बी, करेक्ट, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्टार बी, राइट, ये एक सिंटेक्स हो गया है, लाइक दिस, करेक्ट। देन स्टोर रिजल्ट, देन प्रिंट द रिजल्ट एंड रिटर्न द रिजल्ट। ये एक पर्टिकुलरली तरीका हो गया है, ये आपने एक प्रोग्राम बना दिया है। अब ये बात करोगे तो ये जो वेरिएबल है, अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, अभी थोड़ा और मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ, ये वेरिएबल किस टाइप के हैं। यहाँ पर जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो या तो वो नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर, छोटे छोटे एबीसीडी में हम यूज करते हैं तो एक एक कैरेक्टर हो सकता है, या पूरा नेम टाइप के कैरेक्टर्स, जो मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स को यूज करके हम स्ट्रिंग बनाते हो तो हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो टाइप के जो कैरेक्टर ये हैं वेरिएबल्स, ये कैसे हैं, ये नंबर्स हैं ये। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल्स, राइट। तो कुछ लैंग्वेजेस में आप टाइप बता सकते हो, कुछ वेरी लैंग्वेजेस में आपको टाइप की जरूरत नहीं होती, तो अभी हम ले सकते हैं टाइप ऑफ नंबर, करेक्ट, ऐसे होगा। तो ये एक नंबर टाइप के अपने हो, तो उसमें अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से लेते हैं, तो ये आप चीजों आपको पता होनी चाहिए, राइट। और इसके बाद में हम बेसिकली आप लिखते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे आप ले लोगे फिर से, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम ले लेंगे लेट्स से इन ए गामा इन बी, दो वेरिएबल हो गए इंटीजर। हम लोग जावा में यूज करते हैं कि हमको यदि बताना है कि ये किस तरीके के हैं, वेरिएबल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गए ये इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे हम ले रहे हैं इंट रिजल्ट, अब ये रिजल्ट को हम बोल रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी, करेक्ट। और हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि रिटर्न रिजल्ट। अब हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया है, हमेशा ये सेमीकॉलन से टर्मिनेट करना है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होता है, जावा में सेमीकॉलन से होता है, ठीक है। और जब भी फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। तो ये एक छोटा सा सिंटेक्स हो गया। अब ये जो फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, राइट, यहाँ पर आप और थोड़ा सा इसको डिटेल लोगे, इनपुट टू नंबर्स, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डिफाइन, राइट, आप ये इसकी जरूरत है नहीं बट ये आप आपके हिसाब से ले सकते हो यहाँ पर, अभी हमने जेनरिक बनाया था इसको, बट यहाँ पर आप ले सकते हो कि फंक्शन नेम, तो मल्टीप्लाई क्या है, फंक्शन नेम, इंट ए बी लाइक दिस, इसका एक रिटर्न टाइप भी होगा। अब ये रिजल्ट क्या है, इंटीजर टाइप का है, मतलब नंबर है, तो यहाँ पर ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी देना पड़ेगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। यदि आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्या लेना है, वॉइड। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि यदि फंक्शन में आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये बेसिकली अलग अलग लाइन है। इस तरीके से आप बेसिक प्रोग्रामिंग के
आप पेन एंड पेपर पे यूज कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है तो क्या है, लेट से आपको टू का टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आप पेन एंड पेपर पे प्रोग्राम लिखो। लेट से आपको स्टेप्स काउंट करनी है, लेट से यहाँ से 1 किलोमीटर तक जहाँ पे भी आप जा रहे हैं तो आप क्या क्या स्टेप्स करोगे। लेट से कि आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो उसके लिए प्रोग्राम बनाना है तो पेन एंड पेपर लो, उस पे ऑर्डर बनाओ। मेक माई ट्रिप पे आप कुछ बुकिंग कर रहे हो तो उसके लिए पेन एंड पेपर पे लेके प्रोग्राम बनाओ। लेट से आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो तो गूगल की सर्च के लिए एक प्रोग्राम बना लो कि कैसे सर्च करोगे, राइट। तो इस तरीके से लेट से कि आपको कुछ ऐसे लिखना है और उस ऐसे के लिए आपको कुछ और चीजें करनी है तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाओ। वो प्रोग्राम पहले आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए कि आप कैसे सोचते हो। तो आपको एक डेवलपर के जैसे, प्रोग्रामर के जैसे सोचना है तो हर एक चीज के लिए प्रोग्राम बनाओ आप। जैसे जैसे आप अलग अलग सिनारियों को कंसीडर करोगे, यदि आप वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, राइट। आप घर में हर आदमी वॉशिंग मशीन यूज करता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है, वो वॉशिंग भी कर ले रही है, उसके बाद में उसको ड्राई भी कर दे रही है। आप उसमें सब चीज सेट कर दे रहे हो कि ये कोल्ड होगा कि ड्राई होगा, उसमें वाटर का फ्लो कैसे होगा, बाकी सब चीजें। उसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाओ, राइट। तो पेन एंड पेपर पे पहले इसी तरीके से प्रोग्राम लिख लो, आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली कैसे काम करता है। फिर आपको कुछ चीजें रेडीमेड नहीं मिलेगी, फिर आप उस पर थोड़ा सा और सोचो, फिर सोचो, एज मच एज यू विल थिंक, जैसे जैसे आप ज्यादा सोचोगे आपको उतने ज्यादा आइडियाज आते जाएंगे और आपका प्रोग्रामिंग माइंड डेवलप होगा, राइट। तो उसके बाद एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है जो हर एक डेवलपर को लाइफ टाइम यूज होता है, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, राइट। जो हर एक लैंग्वेज में यूज करते हैं, उसके लिए हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। बट ये अभी के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से आप बेसिक फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर सकते हो, राइट। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये और इस तरीके से आपको यूज करना है। मैंने आपको आईआरसीटीसी का बताया और भी मैं आपको दूसरे एग्जांपल बता सकता हूँ, पर आप भी आपके लेवल पे आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, राइट। फिर हम बाद में इसके अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बेसिक से जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और वो जावा की प्रोग्रामिंग को कैसे स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें करके आप कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और कैसे आप रन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट्स प्रोवाइड करिए। करेक्ट, इंस्टाग्राम पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और डेफिनेटली आप फॉलो करते रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जावा कोर से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, वो भी हिंदी में। थैंक यू।